So hey guys, what's up and welcome back to GC 3.0, welcome back to Gravity Circle, welcome back to the sample paper series जिसमें हम लोग ओसवाल पब्लिकेशंस की किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इनकी गुरुकुल नाम की जो बुक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें मुझे ढेर सारे सैंपल पेपर मिले थे तो हम लोग उन सैंपल पेपर्स का यूज करेंगे और आज हम लोग एक नया सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिसका नाम है सैंपल पेपर 2। सैंपल पेपर 2 जैसे कि हमारा ग्रेविटी सर्कल 2.0, ठीक उसी तरह हमारा सैंपल पेपर 2 होने वाला है ये। इसका सेक्शन नंबर ए आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं पैटर्न क्या होगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 25 और 25 में से आपको कोई भी 20 सॉल्व करने हैं। तो ध्यान रखना कि आप लोग, कई लोग क्या करते हैं, टेक्निक लगाते हैं कि भैया 25 क्वेश्चन है मैं 22 कर देता हूं, कोई तो ज्यादा सही होंगे। ऐसा नहीं होगा। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फर्स्ट 20 जो आप लोग अटेम्प्ट करोगे उनको इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो आपने सोचा कि यार ये मैं 21 वाला मेरे को पक्का है कि 100% सही होगा, 22 वाला भी 100% सही होगा, तो वो इन दोनों को कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि आप आगे के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के पेपर सॉल्व करना, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको दिखा चुका था। ओके चलो तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। पहला सवाल जिसमें कि हम लोग जब इसे टाइप करते हैं और जब इसे पीपीटी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके ऑप्शंस बिगड़ जाते हैं, तो मैं आपको इसके ऑप्शंस लिखवा देता हूं। सैंपल पेपर खुला हुआ है मेरे पास में। r इज इक्वल टू ए बाय 2। दूसरा ऑप्शन क्या है गुलगुलो, r इज इक्वल टू अंडर रूट a बाय 2। देन ऑप्शन नंबर 3 है r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a बाय 4 एंड ऑप्शन नंबर 4 है r इज इक्वल टू 3a बाय 2। ओके, r इज इक्वल टू 3a बाय 2। ओके चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, आपको यहां पर बताना है कि जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस है और जो एज लेंथ है किसका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल का, उसमें क्या रिलेशन होता है। गाइस अगर आपको मेरा सैंपल पेपर वाला इसका पहले वाला पॉइंट याद हो तो मैंने आपको पूरी एक टेबल बनवाई थी। मैंने बोला था कि अगर आपके पास में एक एटम है, वो दूसरे एटम से जुड़ा, वो तीसरे एटम से जुड़ा, वो चौथे एटम से जुड़ा, इनको हमने कनेक्ट किया तो तुम्हारे यूनिट सेल का फ्रंट हो गया। ये इसका रेडियस हो गया r, ये इसका रेडियस हो गया r, और ये पूरा यहां से यहां ये कहलाती है एज लेंथ a। ये आप सभी लोगों को पता है, तो आपको इनके बीच का रिलेशन पता लगाना है। तो भाई बॉडी सेंटर यूनिट सेल है तो उसका रिलेशन अंडर रूट 3a बाय 2 होता है, अंडर रूट 3a बाय 4 होता है, सॉरी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। हम लोग इसका टेबल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपके साथ में इसका टेबल ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करवा रखा था। हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग सीधे सीधे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि नया क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा दिखा वो। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो अब देखो इस क्वेश्चन को देख के हमको डर लगता है कि अरे यार सर ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर का वो क्या था, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। क्या मैंने सही बोला ना? व्हाट इज सी मेरे प्यारे बच्चों? सी क्या है? सी इज कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है? सी इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड पाई क्या है? पाई तुम्हारा ऑस्मोटिक, पाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पी से डिनोट नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं सी को n बाय वी से डिनोट नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पाई की जगह रख दूं p तो ये हो जाएगा p। अगर मैं c की जगह n बाय वी रख दूं तो ये हो जाएगा v। आर टी अपनी जगह पे, v को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन जैसा नहीं बन गया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो ऑप्शन नंबर 20 सुपर करेक्ट। क्या बात है सर, मजा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन दिया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी द आईयूपीएसी नेम ऑफ। अब यहां पर आईयूपीएसी नेम के लिए मेरे को तुमको स्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा, तो मैं देख लेता हूं स्ट्रक्चर क्या है।
ओ माय गॉड, वेयर इज स्ट्रक्चर? ओके, ओके, इजी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओ हो, पेम 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 पेम, ये देखो CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका स्ट्रक्चर है। हाँ जी, अब आपको इसको देख लो, फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाता हूं। देख लिया? चलो अब हम लोग इसका ओहो स्ट्रक्चर देख ले। चलो मैं एक काम करता हूं, यही स्ट्रक्चर भी बना देता हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। स्ट्रक्चर ये है प्यारे बच्चों, CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl। क्या नाम होगा इसका बताओ भाई। देखो, जब आप लोएस्ट नंबर रूल का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक ऐसा कार्बन से नंबरिंग देनी है जिसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले और हमारे हेलोजन को भी सबसे छोटा नंबर मिले। तो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो हेलोजन को 3 मिलेगा, इसको तो 2 मिल रहा है लेकिन इसको 3 मिलेगा, तो क्यों ना मैं इसको 1 दे दूं भाई। इसको तो 2 यहां से भी मिल जाएगा। तो इधर से नंबरिंग करने में हमारे दो फायदे हैं, हेलोजन को भी छोटा नंबर मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? ऑब्वियसली हेलोजन हमेशा नाम के पहले आता है, सो मुझे ढूंढना पड़ेगा 1 क्लोरो। तो 1 क्लोरो के हिसाब से ऑप्शन 1 और 3 गलत हो गए। अब 1 क्लोरो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2 आना चाहिए, यहां पर सिर्फ 2 लिखा है तो ये भी गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, एक 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब देखो बेटा, एक बात आप सभी लोग जानते हो, ये क्वेश्चन 11th का है। हमें अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम लोग ऑक्सीजन का बनाए, अगर हम लोग ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से हमें डाई मैग्नेटिक नजर आता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि हम लोग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, अगर हम लोग प्यारे बच्चों किसकी बात करें? मोटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग सब जानते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाकर बताऊं, चलिए मैं आपको इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर बता देता हूं। तो गाइस इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा बनेगा, लेट मी शो यू। यहां बनेगा 1s, यहां बनेगा 1s, 1s में इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे ऑक्सीजन एटम हो गए, है ना। ये दोनों कंबाइन हुए, एक एंटी बॉन्डिंग चला गया, सिग्मा स्टार 1s, और एक नीचे चला गया सिग्मा 1s। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। फिर ऑक्सीजन का सेकेंड आता है 2s, इसका भी सेकेंड आता है 2s, ये कंबाइन होके हो जाएगा सिग्मा 2s, ये कंबाइन होके हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हुए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आता है यहां पर इसका 2p, ये इसका 2px, ये इसका 2py, ये इसका 2pz। इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। फिर यहां आता है इसका 2px, 2py, 2pz। इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये कंबाइन हुआ, अभी यहां पर कंबाइन हुआ प्यारे बच्चों, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई सिग्मा पाई 2py। फिर यहां पर आता है तुम्हारा सिग्मा स्टार 2pz, और फिर यहां पर आ जाता है पहले पाई आएगा, पाई स्टार नहीं सॉरी यहां आएगा आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py,
और फिर यहाँ पर आएगा तुम्हारा सिग्मा स्टार 2p(z). अब इलेक्ट्रॉन भरना चालू करो। 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए। 7 और 8। अब आप देखो इसके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे क्या प्रूव होता है? इससे यह प्रूव होता है कि अगर किसी भी एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर किसी भी एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आता है। तो ऑक्सीजन एटम इज पैरामैग्नेटिक, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे गुलजारी लालो। ओके, डिजीज एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम। अब गाइस ये बायोमोलिक्यूल से आया। यूजुअली ये क्वेश्चन मैंने भी कभी अपनी एनसीईआरटी में नहीं देखा, ये कहां से आया है आई डोंट नो, एंड मुझे इसके आने के चांसेस कम ही दिखते, लेकिन वी नेवर नो कि दुनिया में कब क्या हो जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा, एल्बिनिज्म एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी बॉडी में लैक ऑफ मिलेनिन हार्मोन होने लगता है। मिलेनिन लैक ऑफ मिलेनिन हार्मोन होने लगता है। यानी कि आपकी बॉडी में ये जो हमारी स्किन पे जो ब्राउनिश, ये जो ब्राउन दिखती है ना स्किन, ये हम धूप में आते तो हम ज्यादा काले हो जाते हैं, सांवले हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा टैंड होते हैं, काले होते हैं। तो एक्चुअली स्किन के अंदर एक पिगमेंट बनता है जिसको बोला जाता है मिलेनिन। ये मिलेनिन पिगमेंट का काम हमें सन से आने वाली रेडिएशन से हमारी इनर बॉडी को बचाने का होता है। आप देखना, ऐसी कंट्रीज जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, जहां पर सनलाइट ज्यादा इंटेंस होती है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, वहां पर आप देखो लोग ज्यादा काले होते हैं। अच्छा, वही जो कोल्डर एरियाज होते हैं, जैसे कि आपका चाइना या उसके पीछे का रशिया हो गया, आपका यूएस हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, यहाँ पर ठंड थोड़ी ज्यादा होती है, वहां के लोग थोड़ा ज्यादा गोरे होते हैं, उनकी स्किन पे मिलेनिन का पिगमेंट कम होता है। हम इंडियंस देख लो, हम सब ब्राउन मुंडे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ सनलाइट थोड़ी इंटेंस होती है। तो हमारी बॉडी में पिगमेंट, स्किन के नीचे एक पिगमेंट डेवलप हो जाता है जो हमारी स्किन को थोड़ा सा सांवला कर देता है। वो पिगमेंट होता है आपका मिलेनिन। सो जिन लोगों की बॉडी में ये मिलेनिन हार्मोन, मिलेनिन को हार्मोन नहीं बोलना चाहिए, मिलेनिन एक प्रकार का केमिकल है। मिलेनिन इज अ केमिकल सब्सटेंस which causes darkness of skin, आपकी स्किन को हल्का सा ये डार्क कर देता है। तो ये मिलेनिन अगर आपकी बॉडी में नहीं है, इसकी कमी है, तो आपको एल्बिनिज्म नाम की डिजीज है। ये एल्बिनिज्म नाम की डिजीज हमें से पैदा होने के बाद नहीं होती। यूजुअली ये जेनेटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो उनके बाल सफेद होते हैं और उनकी स्किन बिल्कुल अंग्रेजों जैसी होती है। आपको इंडिया में से कई लोग मिलेंगे जिनकी स्किन बिल्कुल गोरी है, ऐसा लगेगा कि यार ये इंडियन है नहीं, ये फॉरेनर। इनफैक्ट उनके ब्राउन हेयर होते हैं, या उनके हेयर गोल्डन हो जाते हैं, या उनके हेयर हल्के से लाल या बिल्कुल सफेद शेड पर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एल्बिनिज्म है। और ये सिर्फ उनके बच्चे में नहीं होता, उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो एल्बिनिज्म डिजीज को बोलते हैं। अब एल्बिनिज्म डिजीज किस एंजाइम की कमी की वजह से होता है? बेटा, वो टायरोसिनेस नाम के एंजाइम की कमी से होता है। तो अब ये क्वेश्चन आपने कभी इसके पहले देखा तो था नहीं, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, दैट आप इसको स्टार बना के अपने नोट्स में बना लो। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया है, टायरोसिनेस नाम का एंजाइम जब आपकी बॉडी में कम होगा तब इसकी वजह से मिलेनिन की कमी होने लगेगी आपकी बॉडी में। मिलेनिन की वजह से आपको एल्बिनिज्म नाम की डिजीज होगी जो जेनेटिक के पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हमारे एरिया में भी ऐसे एक फैमिली है जिसमें उनके दादाजी भी सेम थे गोरे, उनका बेटा भी सेम हुआ और उनका पोता भी बिल्कुल वैसा ही है। और अब पोते के यहाँ भी जो बच्चा हुआ है 4th जनरेशन, वो भी वैसी आई है। 4 जनरेशन तो हमने हमारे सामने देख ली है। खैर उसके दादाजी को मैंने नहीं देखा, उसके दादाजी मर गए थे, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि दादाजी भी उसके ऐसे ही थे। तो 3 जनरेशन तो मैंने मेरे सामने देखी है। वो अंकल, उनका बेटा और उनका भी जो छोटा सा बेटा इतना सा पिद्दू खेलता है, वो भी ऐसा ही है। तो एल्बिनिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं।
हे गाइस व्हाट्सअप, अनअकैडमी पर आ गया एक और बहुत शानदार अपडेट। अनअकैडमी कॉम्बैट फॉर आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी स्टूडेंट। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग इस कॉम्बैट नाम के टेस्ट में टॉप 50 रैंक एक्वायर करते तो गाइस हम लोगों का यहाँ पर स्कॉलरशिप पुल 10 लाख के ऊपर का है। दैट मीन्स ऑन 21 नवंबर दोपहर के 1 बजे अगर आप एनरोल करते हैं इस टेस्ट में, जो कि फ्री है, आपको कोड यूज़ करना है ग्रेविटी। सो गाइज आप लोगों को मिलने वाली है यहाँ पर ढेर सारी स्कॉलरशिप। अगर आप रैंक 1 to 3 लेते हैं तो गाइज आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 4 to 10th रैंक पे होते हैं तो 75, 11 to 50 पर 50% एंड 51 to 100 रैंक अगर आपकी आती है तो 25% का स्कॉलरशिप है। गाइज देर मत करो। एंड इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, अनअकैडमी पर आ चुका है एक आस्क का डाउट फीचर, जिसमें अब आप हम एडुकेटर से डायरेक्टली कॉल पर रेज अ हैंड फीचर इस्तेमाल करके भी डाउट पूछ सकते हैं और आस्क का डाउट फीचर से भी डाउट पूछ सकते हैं, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो गाइस इस सारे फीचर्स को ट्राई जरूर करना वंस ऑन अनअकैडमी। ओके, अब इथाइलिन क्लोराइड देखो कितना शानदार यूज किया इन लोगों ने नॉमेनक्लेचर का, कोई सोच भी नहीं सकता। इथाइलिन डाइक्लोराइड, अब आप देखो इथाइलिन, ये विसिनल वाला केस है, ये विसिनल वाला केस है। इथाइलिन का मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप का होना। और इथाइलिडीन ये जेमाइनल डाइहैलाइड वाला केस है। इथाइलिडीन डी में, इसमें ड आ रहा है, ड, ये देखो इसमें डी आ रहा है। और डी का मतलब मैंने क्या सिखाया था, डी मतलब दो, दो मतलब एक ही कार्बन पर एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएं, तो ये होता है इथाइलिडीन और ये होता है इथाइलिन। ये विसिनल वाला और ये जेमाइनल वाले केसेस में से सवाल आया है ये विसिनल और जेमाइनल में से केस आया है। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि ये ससुरा तुमको बोलना क्या चाहता है ना। तो ये विसिनल डाइहैलाइड वाला केस है, ये जेमाइनल वाला केस है। अच्छा, दोनों आइसोमर है, हाँ, दोनों में दो दो कार्बन है, दोनों में 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो Cl2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों आइसोमर्स है। चलो हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बोथ कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। अगर आप इनको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से मुझे इसको आपको नोट पैड पर कराना पड़ेगा, जगह मेरे पास में कम पड़ेगी, ताकि मैं आपको इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं। तो मान लो मेरे पास में इथाइलिन डाइक्लोराइड यानी विसिनल डाइक्लोराइड है, ये Cl यहां लग गया, ये Cl यहां लग गया। अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करता हूं, गाइस मैंने आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम के चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ाया है कि दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है तुम्हारा एक्वस KOH और एक होता है तुम्हारा एल्कोहलिक KOH। बेटा अल्कोहलिक KOH में KOH के साथ में अल्कोहल का लगना इसे एक बल्की न्यूक्लियोफाइल बना देता है। ये कितना ज्यादा बल्की न्यूक्लियोफाइल हो जाता है कि ये आपके अल्काइल हैलाइड पर जाकर किसी भी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का भी एक बल्कीनेस रहती है। और अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल भी अगर बल्की हो गया, अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल भी बल्की होगा तो यहां से घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलेगी। तो ये बोलेगा तुम मुझे घुसने नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे अंदर एलिमिनेशन कर दूंगा। तो फिर ये बल्की न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये कौन सी रिएक्शन करने लगता है, ये बल्की न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये एलिमिनेशन पाथवे में घुस जाता है, फिर ये सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन करने लगता है। लेकिन एक्वस KOH में क्या होता है, पानी रहता है छोटा सा और OH, तो ये क्या, ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, इसीलिए ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। क्या चीज क्लियर हो रही है? तो क्योंकि अभी आपको सवाल में
क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको सवाल में क्या दे रखा है मेरे लाडलो, अभी आपको सवाल में अल्कोहलिक केओएच दे रखा है, तो यहां से एलिमिनेशन होगा। कौन सा एलिमिनेशन? ऑब्वियसली बीटा एलिमिनेशन। अब यहां पर एक बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये और ये दोनों ही सेम हाइड्रोजन है, आई मीन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो अगर आप एक काम करो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप एक काम कर लो, आप यहां से क्लोरीन निकाल लो और यहां से हाइड्रोजन निकाल लो, एक जगह से क्लोरीन और एक जगह से हाइड्रोजन, तो HCl एलिमिनेट हो जाएगा। HCl एलिमिनेट होने के बाद यहां पर क्या बचेगा? C, एक Cl बचेगा, एक H बचेगा, 2 H में से एक H चला गया, यहां पर Cl चला गया तो यहां पर 2 H बचे, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये एक अल्काइन बन गया। और ये क्या दिख रहा है? CH Cl डबल बॉन्ड CH2, यानी इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे 1 क्लोरो इथीन। ये क्या बन गया? 1 क्लोरो इथीन। अब अगर ये मेरे पास में ये इथाइलिन वाला केस है, ये मेरे पास में इथाइलिन वाला केस है, अब अगर मान लो मेरे पास में इथाइलिडीन वाला केस आ जाए, इथाइलिडीन वाला केस आ जाए, और अगर यहां पर भी मैं अल्कोहलिक KOH यूज करूं तो रिएक्शन यहां पर भी बीटा एलिमिनेशन पाथवे में घुस जाएगी। तो यहां से एक क्लोरीन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और यहां तो ये बीटा कार्बन है ही, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन, तो ये HCl बाहर हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा ClH और डबल बॉन्ड यहां बचेगा CH2। सेम है, देखो CHCl CHCl और डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? ये भी 1 क्लोरो इथीन है। तो भैया ये तो पहले ऑप्शन में हमको मजा आ गया कि भैया जब दोनों कंपाउंड को अगर आप लोग इथाइलिन डाइक्लोराइड और इथाइलिन डाइक्लोराइड को अगर आप एलिमिनेशन पाथवे में घुसेड़ोगे तो दोनों के अंदर सेम प्रोडक्ट आएगा, दैट इज 1 क्लोरो इथीन, है ना? कोई दिक्कत? बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव वाला मामला है ही नहीं, कायरल कार्बन है ही नहीं इनमें से किसी के पास। ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? जब कायरल कार्बन होगा, एक कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे, इसमें तो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये तो होगा नहीं। रिडक्शन में सेम प्रोडक्ट नहीं देंगे क्योंकि एक में क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर है, और NaOH से ट्रीट करोगे तो भी अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि एक में क्लोरीन 2 अलग अलग कार्बन पर है और एक पे सेम पे। 1 वाला ही सही है, हम 1 के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके पास में सबसे लोएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब यहां पर है जो इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, जो जितना इजीली हाइड्रोजन को डोनेट करेगा उसके पास में उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? जो इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर दे उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ज्यादा हाई होता है। अब यहां पर लोएस्ट पूछ रहा है, तो भाई मुझे एक बात बताओ ना, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह हाइड्रोजन से इतना स्ट्रांगली जुड़ता है कि यह हाइड्रोजन को इतना इजीली छोड़ता ही नहीं है, इसलिए इसके पास में लोएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस कमजोर होता है, तो वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पाता, तो वो हाइड्रोजन को क्या पकड़ेगा? तो ये हाइड्रोजन को इजीली छोड़ देगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा। हमसे लोएस्ट पूछा है इसलिए हम लोग यहां पर वाटर के साथ आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इट हैव लीस्ट टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे कम इसके पास में। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, और अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वो बन जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जो मास पर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड ना करे।
अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, नाम में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, मास भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, मास तो खुद अपने आप में मास है, तो ये भी एक्सटेंसिव हो गई। वॉल्यूम, भाई जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा, तो ये भी हो गई। अब डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बस थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आया था, बढ़िया सवाल था। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे या मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ये किसी भी प्रकार से उस पर डिपेंड नहीं करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अमाइनो एसिड्स। अब गाइस अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एक जनरल अमाइनो एसिड बनाता हूं, सी एच आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच NH2। ये तुम्हारा एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। यहां पर एसिडिक ग्रुप होने की वजह से ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये एसिडिक ग्रुप हो गया। यहां पर लोन पेयर होने की वजह से ये वाले प्रोटॉन को जो छोड़ता है ये इसी को एक्सेप्ट कर सकता है। यहां पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यहां लिख लेता हूं ये वाला जो ग्रुप है ये बेसिक ग्रुप है, ये लुईस बेस हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लुईस बेस नहीं, सॉरी, कोई भी बेस समझ लो, अपना वो ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर अमाइनो एसिड में एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर है, तो ना तो ये न्यूट्रल होगा, ना तो ये बेसिक होगा, ना तो एसिडिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, यानी कि वक्त आने पर एसिड वक्त आने पर बेस की तरह ये प्रिटेंड कर सकता है। अगला सवाल, अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल which are easily accessible. The hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with certain compound. Which one of the following below is appropriate reagent? अच्छा, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि इसमें से एप्रोप्रिएट रिएजेंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ चेंज दिख रहा है मेरे को, आई थिंक ये क्वेश्चन था नहीं। ओके 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 ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट। अच्छा, इनएप्रोप्रिएट पूछ रहा है, मतलब अल्काइल हैलाइड को हमको अल्कोहल बनाना है, तो हमने इसमें से कौन से कंपाउंड नहीं देखा। भाई देखो, कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स तो हमने देखे हैं, HX ये तो है, फिर थायोनाइल क्लोराइड भी हमने देखा है, और फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स यानी PCl3 PCl5 भी हमने देखे। ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आते हैं, बस सोडियम डाइहैलाइड ही नहीं आता। सोडियम डाइहैलाइड हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। अल्काइल हैलाइड को हम लोग प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्कोहल से। सो विच आर इजीली एक्सेसिबल, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। अच्छा हाँ ठीक है, तो अगर आपके पास में अल्कोहल है, जैसे ROH नाम का अगर आपके पास में अल्कोहल है, तो हमने पढ़ा था ना, अगर आप HX के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो ये OH ये H वाटर बन के बाहर हो जाएगा और यहाँ पर RX बन जाएगा, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड बन गया। फिर हमने SO2Cl2 नहीं था, आई थिंक वो क्या था, वो थायोनाइल क्लोराइड, लेट मी चेक, थायोनाइल क्लोराइड मेरे हिसाब से हमने पढ़ा तो था, और वो एक जगह और उसका क्वेश्चन था कि भैया बहुत प्योर फॉर्म ऑफ देता है, वो बहुत प्योर कंपाउंड देता है, वो क्या था वो, आई थिंक वो SOCl2 था, नॉट SO2Cl2, वो SOCl2 था, ये सबसे प्योरेस्ट प्रोडक्ट देता है, हमने पढ़ा था। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। बस सोडियम डाइहैलाइड कहीं पर भी नहीं, डायरेक्ट NCERT का सवाल है, बिल्कुल ये डायरेक्ट NCERT का सवाल है। आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल से पूछा गया है, ये मतलब बोल रहा है कि इसमें से किससे आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते। सोडियम डाइहैलाइड हमने कहीं भी यूज नहीं करा। अच्छा, ये बिल्कुल एक नई रिसर्च पर बेस्ड सवाल है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे
तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा जो बोलेगा कि ये अभी ताज़ा डिस्कवरी हुई है, जिसमें कि ये जो जेनॉन है ये नोबल गैस होने के बाद भी एक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है और लोन पेयर डोनेट करता है सेंटर एटम को। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि गोल्ड जो सेंटर में होता है ये सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, और इसको जो लोन पेयर डोनेट करके इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगाते हैं उनको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जेनॉन लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी? भाई बीसीसी के अंदर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, तो वॉइड्स इसके अंदर 32% होते हैं। आपसे एम्प्टी स्पेस पूछ रहा है, एम्प्टी स्पेस मतलब आपसे वॉइड्स पूछ रहा है ना, और अगर आपसे वॉइड्स पूछ रहा है तो हो गया आपका काम खत्म। 32 को लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन? भाई हेलोअरीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है? सल्फोनेशन तो होती है, एच हट के, जैसे कि बेंजीन, तुमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया है तो यहाँ पर अगर अपन इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करते थे यहाँ पर वो HSO3 नहीं लग जाता? हाँ, तो ये भी है, नाइट्रेशन भी है, हेलोजिनेशन भी है, लेकिन वुड्स फिटिक नहीं है। वुड्स फिटिक थोड़ी है। वुड्स फिटिक तो क्या होती है? एक तुम्हारे पास में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन होता है, एक तुम्हारे पास में यहाँ पर सिंपल अल्काइल हैलाइड होता है, इसको आप लोग 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये सोडियम इन दोनों क्लोरीन को लेकर NaCl बन के बाहर हो जाता है और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाता है, टॉल्वीन बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी है, ये तो सिंपल एडिशन काइंड ऑफ रिएक्शन, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन इसका एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो बाय गोल्ड इन AuXeF4। AuXe4, अच्छा तो देखो गोल्ड, सॉरी गोल्ड एक लोन पेयर जेनॉन से ले रहा है, एक लोन पेयर इस जेनॉन से ले रहा है, एक लोन पेयर इस जेनॉन से ले रहा है और एक लोन पेयर इस जेनॉन से ले रहा है, और इसके अलावा इस पर +2 चार्ज है। तो बेटा ऐसे केस में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एक सेंट्रल एटम 4 लिगेंड से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है और इस पर +2 चार्ज भी बाहर से, तो ये sp3d वाला हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इट विल शो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp2 तो हो नहीं सकता, sp3 में तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या है? लगभग स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हम sp3d से देख सकते हैं। sp3d2 में तो अलग हो जाएगी, फिर वो ऐसी वाली वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाती, नहीं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाती है sp3d में। sp3d2 में sp3d ही हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल ओबे राउल्ट्स लॉ? नहीं, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ के आर नोन एज। भाई कितना गंदा क्वेश्चन है ये, जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या बे, ऐसे सवाल भी पूछता है ये। द कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेज आर फाउंड एक्सेप्ट, ऐसा कौन सा है कंपाउंड जो नोबल गैस, ऐसा कौन सा नोबल गैस है जो कंपाउंड्स नहीं बनाता? सब बनाते हैं हीलियम को छोड़ के। हीलियम का कोई भी कंपाउंड नोन नहीं है, क्रिप्टॉन का भी है, रेडॉन का भी है और जेनॉन का भी है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्योर, अरे देखो अभी 2 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। देखो इसके अंदर क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास में एक अल्कोहल है ROH, अगर आप इसका ट्रीटमेंट SOCl2 के साथ कर देते हो तो देखो एक H एक Cl के साथ मिलकर HCl गैस बन के बाहर उड़ जाता है। HCl हमेशा गैसियस फॉर्म में बनेगी।
फिर SO इस ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस बन के उड़ जाता है, और अब एक क्लोरीन और एक R, यहां पर RCl बन के पड़े रहते हैं। अब यही आपके पास में सॉल्यूशन में मिलेगा। ये दोनों तो गैस बन के उड़ गए, यानी गैस बन के चेंबर के बाहर हो गए, बीकर के बाहर हो गए, आपके बर्तन के बाहर हो गए, तो नीचे नीचे आपको सिर्फ क्या दिखेगा, RCl। तो थायोनाइल क्लोराइड विल गिव यू द प्योरेस्ट कंपाउंड। अगेन एनसीईआरटी में से बनाया गया क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आने, चिंता की कोई बात नहीं है, सवाल आपको ऐसे ही आने हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हो गया था, हाँ ठीक है। फिर जेनॉन पर सवाल आया है कि जेनॉन कैसा लिगेंड। अब देखो इस सैंपल पेपर में कितनी अच्छी बात है, तुमको जो गोल्ड के साथ में जेनॉन का ये जो कॉम्प्लेक्स नया नया रिसर्च में पता चला है, इसमें ये सिखा दिया कि ये सेंट्रल एटम है, जेनॉन लिगेंड है, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। और अब एक बात और बता दिए कि जो जेनॉन है, ये जेनॉन सिर्फ एक लोन पेयर शेयर कर रहा है गोल्ड के साथ। मतलब आपने देखा होगा ना, लिगेंड बहुत सारे टाइप के होते हैं, बाइडेंटेड, यानी एक ही बाइडेंटेड, जैसे फॉर एग्जांपल CH2OH, CH2OH। अब इसमें ये भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, तो ये दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये बाइडेंटेड हो गया। एक ही लिगेंड जो एक वक्त पर सेंट्रल एटम को एक साथ दो लोन पेयर शेयर कर दे, बाइडेंटेड। एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास में CN है, तो कभी लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो कभी लोन पेयर कार्बन डोनेट कर रहा है, ये एम्बीडेंटेड होता है। दोनों में से एक वक्त पे कोई एक कर रहा है, तो जेनॉन में ऐसा कुछ तो है नहीं। हेक्साडेंटेड तुम्हारा EDT है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, तो वो तो है ही नहीं, तो ये तीनों कैंसिल आउट हो जाते, तो भाई ये यूनिडेंटेड होगा। एक जेनॉन एक वक्त पे एक लोन पेयर शेयर करता है गोल्ड के साथ, तो ये यूनिडेंटेड की कैटेगरी में आ गया। तो तुमको इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर नहीं भी पता हो तो एक स्टार बना के समरी बना के नोट कर लो, काम हो जाएगा। What happen when aldehyde is treated with lithium aluminium hydride, LiAlH4 है बेसिकली। ये एक्चुअली क्या है, LiAlH4, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब भाई जब तुम अल्कोहल लेते हो, कौन से टाइप का, प्राइमरी टाइप का, और अगर आप उसको ऑक्सीडाइज्ड करते हो बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा स्ट्रॉन्ग ले लिया तो क्या होगा सर, अबे अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा टोलेंस रीएजेंट, फेलिंग्स रीएजेंट, CrO4। ऐसे जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो ये अल्डिहाइड में बदल जाएगा। अच्छा सर कभी सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो क्या होगा, ओहो, तो फिर ये कीटोन में बदल जाता है। हमको तो अल्डिहाइड पूछ रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल बनने का सवाल ही नहीं है, टर्शरी का कोई रोल ही नहीं होता। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं अल्डिहाइड को रिड्यूस कर दूं तो प्राइमरी अल्कोहल बना के देगा, प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। बहुत इजी है। पहले 20 सवाल हो गए हैं और पहले के 20 सवाल बन रहे हैं। चलो गोल्ड वाला छोड़ दो, गोल्ड के 3 सवाल छोड़ दो, तो भी तुम्हारे पास में 20 में से 17 सवाल तो बनने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज डिस्कवर्ड इन द क्रोमोस्फेयर। अब बहुत सारे बच्चों को क्रोमोस्फेयर ही नहीं पता होगा। क्रोमोस्फेयर इज द कोर ऑफ द सन, इट इज द कोर ऑफ द सन। सो बेटा एक साइंटिस्ट थे, जब सोलर एक्लिप्स हो रहा था, मतलब जब सूर्य ग्रहण लग रहा था, तब उन्होंने टेलीस्कोप से उस सन को देखा था और सन के क्रोमोस्फेयर तक उन्होंने चेक किया था। तो वहां पर उनको एक नई गैस दिखाई दी और उन्होंने देखा कि यार ये गैस सन के कोर में है, इसलिए इसका नाम रखना चाहिए हीलियम। और बाद में हीलियम को सिंथेसाइज या अर्थ पर भी चेक किया गया, मैच किया गया, डिस्कवरीज वगैरह, रिसर्च वगैरह चली और हीलियम पता लगी। तो हीलियम वॉज द गैस that was discovered in the core of the sun which is called as chromosphere. अगला सवाल देखते हैं, which why is the solution show deviation from Raoult's law। अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से डिविएशन शो कर रहा है तो वो क्यों करता है। बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे मान लो तुमने सॉल्यूशन लिया वाटर का अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो CH3 CH2OH, और वाटर अपने आप में एक मॉलिक्यूल है।
तो मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, इथेनॉल का इथेनॉल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अभी इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन कैसा है पहले वो चेक करो। फिर जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन कैसा होगा वो चेक करो। अगर वाटर का वाटर से अच्छा है, अल्कोहल का अल्कोहल से अच्छा है, लेकिन वाटर का अल्कोहल से बहुत अच्छा हो गया तो ये एकदम चिपक जाएंगे, एकदम नजदीक आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। तो राउड लॉ से डिविएशन। वाटर का वाटर से अच्छा है, अल्कोहल का अल्कोहल से अच्छा है, लेकिन वाटर का अल्कोहल से गंदा है तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगे तो भी डिविएशन शो करेंगे। तो ये सारा डिविएशन क्या आयोनिक लेवल पर हो रहा है? नहीं। एटॉमिक लेवल पर हो रहा है? जी नहीं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। हम लोग ये जो वाटर का वाटर से इंटरेक्शन देख रहे हैं, ये कौन सा इंटरेक्शन है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अल्कोहल का अल्कोहल से ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूलर लेवल पर चेक किया जाता है। ये भी अच्छा सवाल था, ये बन जाना चाहिए था। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है? ग्लूकोज तो शुगर है, फ्रक्टोज और लैक्टोज भी शुगर है, सेल्यूलोज नहीं है। सेल्यूलोज तो क्या है? एक लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट है, एक बहुत लॉन्ग चेन पॉलीमर है जो बिल्कुल स्वीट टेस्ट नहीं करता। शुगर आर स्वीट टेस्टिंग, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। which law is followed to increase the solubility of carbon dioxide in soft drink? मतलब कि अगर आप एक गैस को वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हो तो आप जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और जैसे आप वो ढक्कन खोल देते हो कोल्ड ड्रिंक का, ऐसी आवाज आती है और गैस उड़ के बाहर निकल जाती है, क्योंकि आपने प्रेशर रिलीज किया तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। तो ये लॉ कौन सा होता है? ये हेनरी लॉ होता है। P is directly proportional to X, या P is equal to KHX, where P is the partial pressure of the gas and X is the mole fraction. जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पर बोल रहा है हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। चलो एक हेलो अल्केन बना के देख लेते हैं। हेलो अल्केन बोल रहा है, अल्केन तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये तुम्हारा मीथेन। अब आपको यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक हेलोजन को जोड़ना है, तो हो जाएगा CH3X। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा CnH2n+1। दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन चला गया तो +1। यहां पर आपने n की वैल्यू 1 रखी तो CH4 हो गया। यहां पर भी n की वैल्यू 1 रखो तो जाएगा C2 1 2 + 1 3 CH3 और X। तो ये वाला आपका फॉर्मूला बैठ रहा है। तो गाइस हमने आज सैंपल पेपर का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, 25 क्वेश्चन करवाए। मैं गारंटी दे रहा हूं 25 में से गिरी हालत में 16-17 तो बन रहे होंगे। गिरी हालत में 16-17 बन रहे होंगे। मतलब ये बहुत बढ़िया हो गया कि अगर 25 में से 16-17 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इतने क्वेश्चन किसके सही हुए। इसके आगे के जो अगला पार्ट है सेक्शन बी, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।